हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी विथ आरजे में। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर एवं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट को हल किया जाएगा। यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 2। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया गया है। जो लोग प्रैक्टिस सेट पहला न देखे हों वे लोग जा कर के चैनल पर उस प्रैक्टिस सेट को अपना देख सकते हैं और क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। और मैं जो पहला प्रैक्टिस सेट है उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट दूसरे के क्वेश्चन से। देखिए, प्रश्न सामान्य हिंदी से देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। ऑप्शन इस प्रकार है। ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी नहीं हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का जो सही अर्थ होगा ये आपका हो जाएगा सही आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है तो प्राण बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, दर्शन बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, होंठ बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, जबकि तेल यहाँ पर एक वचन है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, तेल हो जाएगा। अब इसके अलावा देखिए, दर्शन, प्राण, लोग, दाम, होठ, आंसू, अक्षत इत्यादि ये सभी बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मनोरम का संधि विच्छेद है तो मनोरम का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा हो जाएगा? मनः धन रम। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनः धन रम। ये हो जाएगा आपका मनोरम। यहाँ पर ये विसर्ग संधि है तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जो जन्म से अपंग हो उसे दिव्यांग कहते हैं, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, ऐसा नहीं, जिसका जन्म अछूत वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। तो जिसका जन्म अछूत वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अंत्यज के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, दूर से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार कहलाता है अस्त्र, आयुध, शस्त्र, तलवार। तो देखिए, जो दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है उसे अस्त्र के नाम से जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। जो साथ में या हाथ से पकड़कर जो कह सकते हैं हथियार चलाए जाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं, जिनमें तलवार यह शस्त्र का एक उत्तम उदाहरण है। जबकि अस्त्र के अंतर्गत जैसे बंदूक हो सकता है ना, बंदूक हो सकता है, मिसाइल हो सकता है, हथगोला हो सकता है, भाला हो सकता है, ये सभी क्या हैं? अस्त्र हैं। जबकि हाथ में पकड़कर जो हथियार चलाए जाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं, जैसे तलवार हो गया। अब आयुध की बात करें तो सभी तरह के हथियार को आयुध कहते हैं, ठीक है ना, सभी तरह, यानी कि अस्त्र और शस्त्र दोनों को आयुध कहा जाता है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, कुटीर का विलोम है जटिल, ऋण, सरल, वक्र। तो कुटीर का जो सही विलोम होगा इनमें से वो सरल हो जाएगा, और ये जटिल, ऋण नहीं, जटिल और वक्र ये दोनों ही कुटीर का समानार्थी शब्द है। निम्न में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। देखिए, तो अश्व होता है, संधव होता है, घोटक होता है, लेकिन यातुधान ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 7 नंबर के लिए सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। घोड़ा का अन्य पर्यायवाची में अश्व, वाजी, हय, घोटक, संधव, तुरग, तुरंग ये सभी क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची है। जबकि यातुधान ये राक्षस का पर्यायवाची है। राक्षस का अन्य पर्यायवाची में असुर, दनुज, दानव, दैत्य, निशिवर, निशाचर, रजनीचर आदि ये सभी राक्षस के पर्यायवाची हैं। तो यातुधान किसका पर्यायवाची है? राक्षस का पर्यायवाची है। 8 नंबर है, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? चला नहीं जाता कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे कि ये भाववाच्य है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है लो, इक, किक, अक, इक। तो लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? तो लौकिक में आपका इक प्रत्यय है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, लौकिक के लिए इक प्रत्यय हो जाएगा।
10 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, दात्री, खटमल, जीभ। तो डिबिया स्त्रीलिंग है, दात्री भी स्त्रीलिंग है। ये डिबिया, दात्री और जीभ ये तीनों स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर मैं यफ नोट कर दे रहा हूँ, यफ हो गया ये। लेकिन जो खटमल है ये आपका पुल्लिंग लिंग है, तो ये आपका मेल हो गया। ठीक है, आगे 11 नंबर है, बैलगाड़ी शब्द में समास है। तो बैल के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी को बैलगाड़ी कहते हैं। तो बैल द्वारा द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। 10 नंबर के लिए जो सही 11 नंबर है ना, हाँ, तो 11 नंबर के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना, राइट ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। तो बैलगाड़ी शब्द में करण तत्पुरुष समास है, जिसका विग्रह होता है बैल से चलने वाली गाड़ी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह, उत्साहित, उत्साह और उत्साही। तो उत्साह शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है। तो उत्साह शब्द का जो विशेषण होता है वो उत्साहित होता है। और उत्साहित किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब इसके बाद 13 नंबर है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4, 5। तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। ठीक है, 18 प्रकार की बोलियां हैं। अब देखिए, इनमें से 5 उपभाषाओं का मैं नाम बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी। कौन सा हिंदी है? पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, हरियाणवी ये आते हैं। दूसरा है राजस्थानी हिंदी। इसके अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आता है। तीसरा पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चौथा है बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पांचवा है पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के लिए। कहे कभी बेनी बेनी। देखिए, कहे कभी बेनी बेनी, ब्याल की चुराई लीनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, बेनी बेनी यहाँ पर 2 बार प्रयोग किया गया है। जैसे यमक यमक पे सौगनी है ना, तो यमक यमक भी 2 बार होता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है। इसी प्रकार यहाँ पर बेनी बेनी दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। एक बेनी खुद कवि है और एक जो बेनी का अर्थ है वो है आपका प्रयोग, बेनी का अर्थ चोटी से है ना। तो एक बेनी का अर्थ कवि से है, एक बेनी का अर्थ चोटी से है। तो कहें कभी बेनी बेनी, ब्याल की चुराई लीनी, तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। अब आइए 15 नंबर, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। इसमें खाली जगह है, भरना है। तो संबद्ध है, ये होगा नहीं। उद्यत, ये शायद हो सकता है। उद्यत का अर्थ होता है तैयार रहना। क्या होता है इसका मतलब? तैयार। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उद्धृत होगा नहीं, प्रबुद्ध होगा नहीं। अब इसके बाद 16 से 20 तक आपका ये गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था कि गद्यांश को आप लोग कैसे बहुत सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी गलती का। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें और उनके ऑप्शन को देखें, खुद से प्रयास करें बगैर गद्यांश को पढ़े हुए कि इनमें से ये सही हो सकता है। उसके बाद आप लोग एक बार फिर से गद्यांश पढ़ लेंगे, उत्तर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मिल जाएगा। तो आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा, यहाँ से गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, गद्यांश आपको पढ़ना हो तो वीडियो को थोड़ा सा पोस्ट करिए और पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, मैं यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए, मैं यहाँ से आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है भीड़ का मोटर, भीड़ और दफ्तर, भीड़ की शक्ल, भीड़ में कवि। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश का जो सही शीर्षक होगा वो भीड़ की शक्ल हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए, चाहे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, हम कहते हैं लेकिन क्या करें। आइए, हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर्स चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है, जिससे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो लोग पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में न तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है
सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। देखिए पहले का उत्तर मिला कि अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उससे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक भीड़ की शक्ल से है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसके बाद भीड़ से मुक्ति का उपाय है भीड़ में अपनी शक्ल देखना, भीड़ में खो जाना, भीड़ में कार्य करना, भीड़ से दूर रहना। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है आपका 17 नंबर के लिए भीड़ से मुक्ति का जो उपाय है भीड़ में अपनी शक्ल को देखना। जब आप अपनी शक्ल को देख लेंगे तो आप भीड़ से मुक्त हो जाएंगे। भीड़ किसके लिए रुकावट है? तो भीड़ बस में चलने वालों के लिए नहीं, मोटर में चलने वालों के लिए। तो भीड़ मोटर में चलने वालों के लिए ही रुकावट हो सकता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? जनता के विरुद्ध, विरोधियों के विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध भीड़ का इस्तेमाल किया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसके आगे 20 नंबर देखते हैं। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? नेता, सरकार, पूंजीपति, सत्ताधारी। तो भीड़ का जो इस्तेमाल करता है वो सत्ताधारी करता है। राइट ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब इसके बाद 21 नंबर देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? समाज सेवा, सिनेमा, विज्ञान या साहित्य। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका साहित्य हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। मधुशाला के लेखक है तो ये अमिताभ बच्चन के पिताजी रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन। तो राइट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के लेखक हैं। इनकी अन्य रचनाओं में मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं और मधुशाला, ये 3 ऐसे इनकी रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। काव्य के सामान्यतः कितने गुण होते हैं? 9, 4, 7 और 3। तो काव्य के कितने गुण होते हैं? तो काव्य के 3 गुण होते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे काव्य के कितने गुण होते हैं। काव्य के 3 गुण होते हैं। ठीक है ना? कौन कौन सा? माधुर्य गुण होता है, ओज गुण होता है और प्रसाद गुण होता है। अब 24 नंबर के लिए चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है? सांप्रदायिकता, 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 सांप्रदायिकता। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग समझ गए होंगे कि सांप्रदायिकता होता है कि न कि सांप्रदायिकता। ठीक है ना, सांप्रदायिकता होता है। तो सही ये वर्तनी है। अभी तो मुकुट बंधा था, देखिए, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्न धारा, में निहित रस कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने दुख की बात की जा रही है, दुखों को प्रकट किया जा रहा है और जिसमें दुखों को प्रकट किया जाता है वो करुण रस होता है। तो इसका सही आंसर आपका करुण रस ही हो जाएगा। अब 26 नंबर के लिए देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, लोग अनुभवी हो जाता है, गलत हो गया, लोग अनुभवी हो जाते हैं, ऐसा होना चाहिए। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए वर्तनी अशुद्ध है। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, ये भी अशुद्ध हो गया। तो इसमें से मान चलिए आपको पहला ही शुद्ध है। तो बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। इनमें किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इनमें जो अशुद्धि है वो वचन संबंधी अशुद्धि है।
ठीक है ना। सदगति शब्द में समास होगा सदगति, तो सत धन गति, कौन सा, सत धन गति होता है सदगति। तो सदगति में यहाँ पे तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है और द्विगु है। तो यहाँ पर आपका जो सदगति है, तो सदगति में कर्मधारय समास है और संधि विच्छेद इसका होगा सत धन गति होगा, यानी कि सत्य के रास्ते पे चलने वाला। अब यहाँ पर सदगति का जो अर्थ होता है वो मरने के बाद अच्छे लोक में जाना होता है। यहाँ पर ये देखिए कर्मधारय समास क्या होता है कि कर्मधारय समास में इसका जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है, इन दोनों के मध्य विशेषण और विशेष का संबंध होता है। तो यहाँ पे जो सद है ये विशेषण है और गति क्या है उसकी विशेष्य है, ठीक है ना। तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आइए अब आगे चलते हैं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अध अधि ता, तो अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है तो दो चीज़ें होती हैं, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। जो पहले प्रयोग होता है वो उपसर्ग, जो बाद में प्रयोग होता है वो प्रत्यय होता है। तो अधिमानता में कौन सा हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो अधिमानता में आपका अधि उपसर्ग हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उससे पहचानिए। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। आँच न आने देना, जरा सा भी कष्ट या दोष न आने देना। आसन डोलना, विचलित न होना। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। तो सवाल देखिए क्या है कि जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानना है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना, ये सही है, ठीक है। आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न होने देना, ये भी सही है। आसन डोलना, विचलित होना, ये गलत हो गया। आसन डोलना मतलब विचलित होना होता है। अब इसके बाद आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना, ये भी सही है। तो इसमें से जो पूछा जाएगा कौन सा गलत है, तो यही सी वाला गलत है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए 30 नंबर देखते हैं। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है चश्म, चषक, चष्क, चषक। तो इसका जो सही आंसर होगा 30 नंबर के लिए, आप लोग थोड़ा समय लेके बताएं कौन सा हो सकता है। मदिरा पीने के प्याला के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। चलिए डी वाले में आप कर सकते हैं, चषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकार शब्द का तद्भव रूप है अकाम, अकाज, अकारथ, इनमें से कोई नहीं। तो अकार शब्द का देखिए तद्भव रूप पूछा जा रहा है, यानी कि अकार ये तत्सम है, इसका तद्भव अकाज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकाज हो जाएगा। 31 के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 32 नंबर के लिए। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो उनके बिना तुम कुछ, इन चारों में से कौन सा संबंध बोधक है। तो इन चारों में जो संबंध बोधक है वो बिना है, ठीक है ना। क्या है, बिना है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। देखिए लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि वो पढ़ लिया है, पुस्तक पढ़ी है। तो सामान्य वर्तमान काल जी नहीं, पूर्व वर्तमान काल ये हो सकता है। तो हमारे हिसाब से तो पूर्व वर्तमान काल ही होना चाहिए। संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, तो सही आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी, पूर्व वर्तमान काल है। क्योंकि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। तो देखिए कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने के संबंध में होता है ना। तो संप्रदान के लिए होता है। तो मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, ऐसा नहीं। राम घर पर सो रहा है, अच्छा। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ये हो सकता है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए या राजा ने निर्धनों के लिए कंबल दिए, ठीक है। तो ये सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निसार खेलता है, ये गलत हो जाएगा। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। इनमें विशेषण और मतलब कह रहा है कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं, राम ने खाने में दाल और रोटी मांगी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
ठीक है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो यहाँ पर जो और है वो विशेषण है और रोटी विशेष से हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन नंबर डी है। आल्हा का संबंध किस उपबोली से है? आल्हा, तो देखिए बुंदेलखंड में प्रचलित आल्हा और उदल, ठीक है ना, आल्हा और उदल था, एक बहुत प्रचलित चीज़ था। क्या था अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आल्हा के लिए, ये आपका राइट ऑप्शन नंबर बनाफरी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये आपका बनाफरी हो जाएगा, ठीक है। तो आल्हा बुंदेलखंड का प्रसिद्ध एक लोकगीत है, ठीक है ना। आल्हा और उदल दो व्यक्तित्व का नाम रहा है, लेकिन आल्हा वहाँ का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। जैसे हर क्षेत्र का अपना एक प्रसिद्ध लोकगीत होता है। जैसे मान लेते हैं आप यदि मिर्ज़ापुर ज़िले में, तो यहाँ का प्रसिद्ध जो लोकगीत है वो कजरी है, और पूर्वी क्षेत्रों में चले जाइए तो कुछ कहीं कहीं पर बिरहा और नाटक भी वहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत होता है। उसी प्रकार से बुंदेलखंड का भी प्रसिद्ध लोकगीत है आल्हा, और ये जो आल्हा है बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, और बुंदेली बोली की उपबोली बनाफरी को माना जाता है, तो ये राइट ऑप्शन आपका बनाफरी हो जाएगा। और 37 नंबर देखिए, दिए गए विकल्प में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द है। पराजय का मतलब हार होता है, माला का मतलब भी हार होता है, और जहाँ पे हार दिया होगा वहीं इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए आगे देखते हैं। दिसंबर 2023 में किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, तो ये डॉक्टर रमन सिंह को चुना गया था। आप ये पुराना करंट अफेयर इनको आप छोड़ दीजिए, फिर भी यदि यहाँ पर है तो हम तो सॉल्व कराएंगे ही। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 9 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए, आप लोग यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाता है। क्योंकि प्रैक्टिस जितना अच्छा रहेगा आपका प्रदर्शन भी उतना ही बेहतर होगा, इसलिए आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और परफॉर्मेंस भी आप बढ़िया कर सकते हैं। जितने भी क्रिकेटर होते हैं उनका प्रैक्टिस जितनी बेहतरीन होती है उनका परफॉर्मेंस भी उतना बेहतरीन होता है। प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन करिए कि सामने वाला पीछे ही रह जाए। आगे देखिए 40 नंबर, यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, बंदरपूछ, नंदा देवी, नीलकंठ। तो यमुना नदी ये बंदरपूछ से निकलती है और गंगा की सहायक नदी में से एक प्रमुख नदी है। निम्नलिखित में से देश की खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का, अच्छा एक मिनट जरा से मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। अब इन 9 के नाम क्या क्या है? भाबर एवं तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तरी पूर्वी मैदान, फिर पूर्वी मैदान, और 9वां है विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। और जो 40 नंबर है वो यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ के पास से निकलती है। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का देश के खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है, और दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश का स्थान आता है। 42 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 6 मई, 10 मई, 8 मई, 12 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये आपका 12 मई को मनाया जाता है। इसके संदर्भ में इसके बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ही पोस्ट किया है, आप लोग वहाँ से देख लें, वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब क्यों मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब आइए 43 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है मेरठ में, बुलंदशहर में, लखनऊ में, गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान जो परिषद है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, और यह उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है लखनऊ। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? वाकाटक, कुषाण, मौर्य, मौखरी। तो किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो ये वाकाटक के शासन के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। और ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के में कहाँ है? तो महाराष्ट्र के ये औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45 नंबर,
नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत या गतिज? तो कोई भी चीज़ है बहता है, चाहे पवन बहता हो चाहे नदी बहता हो, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। चाहे आदमी दौड़ता हो उसमें भी गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 के लिए डी हो जाएगा। तो गिरता हुआ नारियल हो, गतिशील कार हो, लुढ़कता हुआ पत्थर हो, उड़ता हुआ हवाई जहाज हो, बहता हुआ जल, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, सब इसमें गतिज ऊर्जा होती है। आइए 46 नंबर देखते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है, तो इसमें कुल 4 कार्बन के बांड होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 4। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? इसको बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं इसको पूर्णतः अच्छे से बता दूंगा, आप लोग यहाँ से समझ जाएंगे। तो ये देखिए, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन वाराणसी में किया, और वाराणसी में इन्होंने गाजीपुर रोड पर स्थित एक उमराहा नामक स्थान है, वहाँ पर एक बहुत ही भव्य और विशाल महामंदिर बना हुआ है। उस महामंदिर का नाम सर्ववेद मंदिर है। उस मंदिर में किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि उसमें योग साधना की पूजा की जाती है, और यह विश्व का सबसे बड़ा योग साधन मंदिर के रूप में स्थापित हुआ है। अब इसके अलावा मैं उसका कुछ चित्र दिखा देता हूँ और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बता देता हूँ। आइए देखते हैं इस सर्ववेद मंदिर के कुछ विहंगम दृश्यों को। तो देखिए मित्र, ये सर्ववेद मंदिर है, कितना सुंदर है। ये 7 मंजिले की मंदिर है, और इसमें जो संगमरमर लगा हुआ है वो मकराना का संगमरमर लगा हुआ है। बहुत ही मनोरम है। यदि आप लोग पर्यटन के रूप में घूमना चाहते हैं तो आप लोग बनारस एक बार ज़रूर आएँ। बनारस बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से कह सकते हैं फेमस है। अब इसके आगे अगला हम देख लेते हैं चित्र को, या एक देखिए ये दृश्य है, ये रात का ही है, शाम के समय का। एक ये दृश्य उसी मंदिर का है। अब इसके अलावा देखिए ये भी वही मंदिर है, और ये रात का लिया गया सीन है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और बहुत बड़ा मंदिर है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यदि बात की जाए सर्ववेद मंदिर की, तो सर्ववेद मंदिर का निर्माण विहंगम योग संस्थापक संत सदाफल महाराज ने करवाया था। संत सदाफल महाराज के विश्व के कई देशों में आश्रम है, जिनमें से वाराणसी स्थित यह आश्रम सबसे बड़ा है। सर्ववेद मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान की नहीं बल्कि योग साधना की पूजा होती है। सर्ववेद मंदिर का निर्माण मकराना संगमरमर से किया गया है। इसके अलावा इस मंदिर की दीवारों पर अद्भुत नक्काशी भी की गई है। यह मंदिर 7 मंजिला है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी बन गया है। इस मंदिर में करीब 20,000 लोग एक साथ योग और ध्यान कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है, यह मंदिर 64,000 वर्ग फीट में बना है, जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। सर्ववेद मंदिर, यह मंदिर 200 एकड़ परिसर में फैला हुआ है। सर्ववेद मंदिर के सभी मंजिलों पर भीतरी दीवारों पर सर्ववेद के लगभग 4000 दोहे लिखे हुए हैं। बाहरी दीवार पर वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता आदि विषयों पर 138 चित्र बनाए गए हैं। सर्ववेद मंदिर का निर्माण वर्ष 2004 में शुरू हुआ था। इस मंदिर को पिछले 19 वर्ष में आकार दिया गया। सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत सदाफल महाराज की 135 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला भी रखी है। तो ये सर्ववेद मंदिर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? अभी इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है कि वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो ये गाजियाबाद में किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका गाजियाबाद हो जाएगा 48 के लिए। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। ठीक है ना? 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और प्रभुत्व संपन्न शब्दों का प्रयोग किया गया प्रस्तावना में, लेकिन संघी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहीं पर
इसका जो गलत आंसर हो जाएगा वो संघी हो जाएगा, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आइए आगे देखते हैं 50 नंबर। जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई, यानी कि मॉडल बन गई? मुबारक शाह, इब्राहिम सर्की, मलिक सरवर, हुसैन शाह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर के लिए, 50 नंबर के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हैं, इब्राहिम सर्की। ठीक, अब आगे 51 नंबर है। सितंबर 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार में कौन सा शहर प्रथम श्रेणी के अंतर्गत पहले स्थान पर है? ठीक है, आगरा, भोपाल, इंदौर और ठाणे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका इंदौर हो जाएगा। ठीक है ना, इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है गंधकाम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो ये तो कोई भी बता पाएगा, कोई भी बता जाएगा, है ना। 52 नंबर के लिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जैसे ही आप दूध पीते हैं तुरंत दही बन जाता है। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक कार्यों में से कौन सा आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयोडीन होता है। ठीक है ना, और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, और जब घेंगा रोग होता है तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स की मात्रा अधिक स्रावित होने लगती है। और 54 नंबर है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और उत्तर प्रदेश। तो जगन्नाथ मंदिर, सूर्य कोणार्क मंदिर और लिंगेश्वर मंदिर। ठीक है ना, सॉरी, हाँ, लिंगराज मंदिर होता है, मैंने लिंगेश्वर का दिया, लिंगराज मंदिर। तो सूर्य कोणार्क मंदिर और जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये तीनों ही उड़ीसा में स्थित है। और जो सूर्य का कोणार्क मंदिर है ये पुरी जिले में स्थित है, और जगन्नाथ मंदिर भी पुरी जिले में स्थित है, जबकि जो लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। कल के प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को हल कराया गया था। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन, महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 55 नंबर के लिए वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करिए और इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। 56 नंबर है, वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई थी? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नरगिस मोहम्मदी थी। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग 24 का करंट अफेयर पढ़ें, जनवरी से लेकर के जुलाई तक का। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? पॉल ए सैमुअल्सन, अमर्त्य सेन, जॉन टिनबर्गेन और रेगनर फिस्क स्टगलिटज। तो ये जॉन टिनबर्गेन और रेगनर फिस्क को अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये कब दिया गया था? तो 1969 में दिया गया, 1969 मैं लिख दे रहा हूँ, 1969 में दिया गया था। अब आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री तो होता है, भारत के वित्त मंत्री भी होता है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति नहीं होता है। राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 58 नंबर के लिए। ठीक है ना, और संविधान के अनुच्छेद 53 फर्स्ट के तहत संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है ना, अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? हस्तिनापुर मेरठ में, ये तो है, हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ में है। विंध्याचल मिर्ज़ापुर में है। श्रृंगवेरपुर फैजाबाद, जी नहीं, श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद में है। अब इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो चुका है। देवा शरीफ बाराबंकी में है, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है? सभापति, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? 60 नंबर के लिए क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा सही? ये बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, राष्ट्रपति। देखा जाए तो अनुच्छेद 85(2) के तहत संसद के किसी भी सदन का सत्रावसान करने का जो अनन्य अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास मौजूद है। 61 नंबर है, भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? पुणे में, लखनऊ में, हैदराबाद में या बंगलुरु में? तो ये आप
बिल्कुल सही जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग तुक्का भी मार दे रहे हैं तो सही हो जा रहा है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है ना, तो लखनऊ ये उत्तर प्रदेश का है, इसलिए आप लोग तुक्का भी लगा दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? इलाहाबाद में नहीं है, इलाहाबाद में भी एक है नक्षत्रशाला, ठीक है ना, लेकिन आर्यभट्ट नाम से नहीं है। लखनऊ में जी नहीं, गोरखपुर में, रामपुर में, तो ये आपका करेक्ट आंसर रामपुर हो जाएगा। आइए, सैयद सालार मेला आयोजित होता है बहराइच में, बाराबंकी में, फतेहपुर सीकरी में या गोंडा में? तो सैयद सालार मेला ये जो लगता है ये बहराइच में लगता है, ठीक है। तो हजरत गाजी सैयद सालार मसूद एक महान संत थे जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए पूजनीय थे। इनका जो दरगाह है वो उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में स्थित है और यहाँ प्रत्येक वर्ष सैयद सालार का मेला लगता है, ठीक है ना, यानी कि हर वर्ष मेला लगता है, उसी को सैयद सालार मेला के नाम से जाना जाता है। अब 64 नंबर देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहराइच हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? 403, 108, 100 और 31। देखिए, विधान परिषद की बात कर रहा है तो विधान परिषद की कुल संख्या उत्तर प्रदेश में 100 है और विधानसभा की कुल संख्या 403 है, ठीक है ना। तो विधानसभा 403 और विधान परिषद 100 है। अब देखिए, बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। इनमें से कुछ कह सकते हैं कि कुछ राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं तो कुछ केंद्र के द्वारा आते हैं। देखिए, 100 है, इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य, यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों द्वारा 38 सदस्य चुने जाएंगे, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के जो विधायक होंगे, है ना, उत्तर प्रदेश में जो विधायक होंगे वे 38 सदस्य चुनेंगे। उसके बाद स्थानीय निकाय से चुने गए 36 सदस्य होंगे। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए 8 सदस्य होते हैं और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए 8 सदस्य होते हैं और राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो यानी कितने कितने कुल हो गए? देखिए, 38 हो गया, 36 हो गया, 38, 36, 8 और 10, इनको जोड़ दीजिए तो ये आपका 100 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब आइए, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगाया जाता है? रोहिणी, पोलियो तथा टिटनेस से। यही है, ये एक बैक्टीरिया जन्य रोग होता है, रोहिणी, पोलियो तथा टिटनेस, उससे बचने के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो चमेरा ये हिमाचल प्रदेश में रावी नदी के तट पर स्थित एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.50% है। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? ये 57, ठीक है, 57। आगे, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? यदि बात किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और पाकिस्तान का 7,70,000 कुछ वर्ग किलोमीटर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 7,70,000 यानी कि ये 7.25 हो गया और 8 चौका 32 होता है, ठीक है ना, 8 चौका 32 होता है, तो लगभग 4 गुना इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे 71 नंबर आइए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? गुरु नानक देव जी ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने। तो वेदों की ओर लौटो का नारा ये दिया था या दिए थे दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है ना। तो ये दयानंद सरस्वती 1875 में, कब? 1875, अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने उसी समय जो है कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अब आइए, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो ये तो बच्चा जानता होगा, थारू होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? गुलामगिरी,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ। देखिए पहले ये देखिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। ये नेहरू चाचा ने लिखा। किसने लिखा? नेहरू चाचा ने लिखा। विंग्स ऑफ फायर हमारे मिसाइल मैन, जिसे आप अब्दुल कलाम कहते हैं, अब्दुल कलाम कहते हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जिसे आप राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, गांधी। ठीक है ना। और बचा क्या? गुलामगिरी। तो यही गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले की है। अब आइए, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 10 मार्च 1930, 20 मार्च 1931, 12 मार्च 1930, 5 मार्च 1931। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है ना। और इस समझौते के लिए कुछ कंडीशन और शर्तें कह सकते हैं रखी गई थी। कौन कौन सी थी? कि सबसे पहले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। उसके बाद हिंसात्मक कार्यों में जो लिप्त अभियुक्त, यानी कि जो हिंसात्मक कार्यों में जो भाग लिए राजनीतिक क्रांतिकारी थे, उनको कैदियों से मुक्त कराया जाए, यानी कि जो कैद थे उनको मुक्त कराया जाए। इसके बाद कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेना होगा और भारतीयों को समुद्र तटीय प्रदेशों के किनारे नमक बनाने की छूट दी जाएगी। ये सभी इसकी प्रमुख शर्तें थी। उसी समय गांधी जी यदि चाहते तो शायद भगत सिंह की फांसी का भी ये जो कह सकते हैं कि रुकवाने का जो शर्त था वो इस गांधी इरविन समझौते शर्त में रख सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। अब क्यों नहीं किए? अब गांधी जी जाने चाहे भगवान जाने। 75 नंबर देखिए, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है कहलाती है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है? इसको आप गरीबी रेखा कहते हैं। गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने का जो एक मानक रखा गया है, वो गरीबी रेखा के मापन के लिए उनके आय और उपभोग के आधार पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, गरीबी रेखा। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करिए। वैसे मित्र जो लोग नए हैं वे लोग वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जुड़ी हुई जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।